जय मॉडल साथियों, मैं फिर आपसे आज मुखातिब हूँ। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि किसी ट्रेनर की खास करके अभिप्राय क्या होता है ट्रेनिंग का, ट्रेनर के 4 P's क्या हैं, और साथ में हमने ये भी आपको बताने की कोशिश की कि एक ट्रेनर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। आज मैं आपको जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि ट्रेनर की भूमिका क्या है। आखिर ट्रेनर की भूमिका है क्या, उनका रोल क्या है। तो देखिए, ट्रेनर का मेन रोल ये होता है कि जिसे आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, यानी कि ट्रेनीज, और साथ में जो संस्था हमारी है, ये दोनों की आवश्यकता क्या है, संस्था की आवश्यकता क्या है और ट्रेनीज की आवश्यकता क्या है। इन दोनों को जब हम ध्यान में रखकर आप ट्रेनिंग की डिज़ाइन करेंगे, और जब आप जैसे ही समझेंगे कि हमें ट्रेनीज हमारे क्या चाहते हैं और कंपनी क्या चाहती है, आपकी संस्था क्या चाहती है, तो उस हिसाब से आपको अपने स्किल को विकसित करना होगा। और उस तरह से जब हम विकसित करते हैं स्किल, चूँकि वो चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं जो कि आपके कस्टमर यानी ट्रेनीज चाहते हैं और आपकी संस्था चाहती है। तो ये कौशल विकसित करना भी ट्रेनर का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा रोल ट्रेनर का ये है कि आप जो है अप्रोच जो होता है, यानी टीम को हम किस तरह से ट्रेन करें, टीम को हम किस तरह से अप्रोच करें, जिससे कि टीम में एक सीखने की भावना जगे और टीम में एक ललक पैदा हो। ये एक ट्रेनर की का खास तौर पे एक ट्रेनर का रोल है। चाहे हम जितना भी हमारे पास एक सीमाएं हैं हर चीज़ की, मान लीजिए जो भी आपको प्रोडक्ट का या संस्था का ज्ञान है, लेकिन अगर आप टीम के ट्रेंड को विकसित करना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरह से टीम को यानी ट्रेनिंग के दौरान अप्रोच करें। तीसरा रोल जो है, एक है कि आपको एक ट्रेनर के अंदर एक हमेशा नया सोच होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब तक आप एक नया सोच हम लेके नहीं चलेंगे तो लोगों में फिर वो इंटरेस्ट नहीं रह पाता है। हमारा एक नया दृष्टिकोण होना चाहिए, नए एंगल से हमको कोई चीज़ को देखना होगा, और एक नई स्ट्रेटेजी यानी नई रणनीति को लागू करना, और साथ में प्रयोग करते हुए जो भी हमारे पास नॉलेज है या हमारी स्किल है या हमारी कैपेसिटी क्षमता है उसमें वृद्धि करते रहना। यानी एक ट्रेनर का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद मान लीजिए ज्ञान तो आपके पास है, अगर प्रोडक्ट का ज्ञान है, संस्था का ज्ञान है, प्लान का ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान जो आप देना चाहते हैं ट्रेनीज को, उसको ऑर्गेनाइज्ड करना, सुव्यवस्थित करना, यानी स्टेप बाय स्टेप हम कदम ताल मिला के उसको चला के जब हम बात करेंगे इस तरह से प्रस्तुत करें कि ट्रेनीज उसको बहुत आसानी से सुन भी सके और समझ भी सके। नहीं तो क्या होगा कि फिर ट्रेनिंग का महत्व ही खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग की विशेषता ही नहीं रह जाएगी, ट्रेनिंग का उपयोग सही नहीं हो सका। यानी ट्रेनिंग के लिए हर बार एक नया तरीका सोचना पड़ता है। एक नए तरीके के साथ साथ उन्हें लागू करने के लिए हर तरह की स्किल की जरूरत होती है। यानी अगर आप ट्रेनर हैं और हम ट्रेनर हैं तो हमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। हार्ड और सॉफ्ट स्किल होना बहुत ही आवश्यक आज के युग में हो गया है। आज आप देख रहे हैं चारों ओर डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत जगह चीज़ों को प्रदर्शित करना पड़ता है, तो इसमें भी बड़ा फास्ट होना पड़ता है। यानी जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में आप लीजिए, तो प्रोडक्ट की सिर्फ फ़ायदा बताने से नहीं, प्रोडक्ट की फीचर भी बतानी पड़ती है। तो जब हम प्रोडक्ट का फीचर भी बताएंगे और उसके फ़ायदे भी बताएंगे, तो उसको विकसित करना यानी उसको हम कैसे सम्मिलित करें, ये एक ट्रेनर की का रोल है कि वो किस तरह से उसको प्रस्तुतिकरण करें। इसके अलावा ट्रेनिंग को मेन क्या होता है, कभी कभी हम जब काम कर रहे होते हैं या फील्ड में हैं और आप जब ट्रेनिंग दे रहे होते हो, तो हम सिर्फ अपने बारे में ही ना सोच के जिसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या बता रहे हैं उनके भी कौशल को विकसित करना हमारा काम है। यानी एक अच्छा ट्रेनर वो है जो कि अपने साथ साथ अपने ट्रेनीज के भी स्किल को विकसित कर सके। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि कार्यस्थल पर बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, बहुत तरह की बैरियर्स आती हैं, बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं, बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, और उसको हैंडल करना, उसको समझाना, बताना, कैसे हमने उसको
सॉल्व किया, या हम किस तरह से उसको उत्तर दे रहे हैं, हमारी संवाद शैली क्या है, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था। इन सब चीज़ों को निरंतर जब तक आप निखारते नहीं रहेंगे तब तक क्या है कि ट्रेनर की भूमिका सही नहीं हो पाएगी। यानी एक अच्छे ट्रेनर को ट्रेनिंग के दौरान कार्यस्थल पर होने वाले बैरियर्स, बाधाओं और अपनी संवाद शैली का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। एक चीज और है कि सिर्फ ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं, ट्रेनीज को दे रहे हैं, यानी जिनको आप बता रहे हैं। तो ट्रेनीज की मनोवृत्ति क्या है, यानी उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, ये भी तो जानना आवश्यक है ना। और जब हम ट्रेनीज की मनोवृत्ति जान जाते हैं, कौशल जान जाते हैं और उनके पास कितना ज्ञान है वो जान जाते हैं, तो फिर हम उनको और थोड़ा सा विकसित करते हैं। और जब हम वो विकसित हो जाती है, जितना वो जानते हैं उसमें और वृद्धि और विकास होता है, तो क्या है कि फिर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और उनकी कार्यशैली की क्षमता भी बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि जो संस्था है या मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है हर चीज़ के लिए, जो एक मानक तैयार किया है, वो उस पर सही उतर सके। और जब मानक पे सही उतरेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी लाभ मिलता है और संस्था को भी लाभ मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि जिन्हें आप बता रहे होते हैं उनका रवैया, उनका महत्व, उनकी समझ, उनका एहसास, उनकी शैली, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है क्या कि मनोवैज्ञानिक बहुत सारे कारण है। बिकॉज होता क्या है कि ट्रेनर को सामने वाले की जो मनोविज्ञान का क्या है, मनोवैज्ञानिक जो आप उनके बॉडी लैंग्वेज और चीज़ों से पढ़ सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जब आमने सामने जब संवाद होता है तो अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और ये उनकी मनोविज्ञान को समझना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि है क्या कि सेलिंग या मार्केटिंग में, खास करके सेलिंग प्रोसेस में जब इससे संवाद कर रहे होते हैं तो अगले आदमी की मानसिकता या उस समय की उसकी मानसिक स्थिति क्या है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति का प्रभाव उनके समझने पर, उनके बोलने पे और उनके उत्पादकता पे भी पड़ती है, क्योंकि वो फिर चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनर को ये भी ध्यान रखना होगा कि सामने वाले के, खास करके उनकी संकल्पना क्या है। साथ में सिर्फ प्रोडक्ट और संस्था के बारे में ही ना बताएं, बल्कि कंपनी की, यानी कि आप उनकी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, रूल क्या है, कंपनी के, संस्था की कार्यप्रणाली क्या है, इसकी भी जानकारी देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। बहुत बार होता है कि वो काम कर चुके होते हैं लेकिन उन्होंने मानक पर वो सही नहीं उतर पाए, क्योंकि उनको उनकी जानकारी नहीं थी, या हो सकता है कि उनको नियम, पॉलिसी, कार्यप्रणाली, ये सब की जानकारी नहीं थी। तो ये भी देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और ये ट्रेनर को जानना चाहिए, जानना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर हमारी संस्था के कार्यप्रणाली और उनके रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज क्या है। इसके अलावा होता क्या है कि कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपने ट्रेनिंग भी दी या हमने ट्रेनिंग दिया या किसी ने भी ट्रेनिंग दिया, और सामने ट्रेनिंग देने के बाद भी आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं बढ़ती। होता है ना सर, क्यों नहीं बढ़ती? सिर्फ इसलिए, होता क्या है कि जो कंपनी ने मानक तय किया, स्टैंडर्ड तय किया कि भाई इतना करने से ये होगा, इतना सेल करने से ये मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि उस मानक के या तो हम ऊपर चले जाते हैं या उस मानक के नीचे रह जाते हैं, तो एक गैप आ जाता है। और उस गैप के कारण जो है सो फिर वो चीज़ उन्हें अचीव नहीं हो पाता है। तो ये उन्हें कौन समझाएगा? ये ट्रेनर को ही समझाना पड़ता है, ताकि उनके दिमाग में क्लैरिटी रहे, एक एक चीज़ की समझ रहे और वो समझ सकें कि संस्था का मानक यानी स्टैंडर्ड क्या है इस चीज़ में, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सेल्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो मानक यानी स्टैंडर्ड से ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है और उनमें एक उत्साह जगता है और वो खुद एक अच्छे ट्रेनर होने लगते हैं। और एक बार बहुत महत्वपूर्ण, जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर या बेनिफिट बताते हैं?
बस हो गया काम? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है प्रोविंग। एक ट्रेनर को प्रोविंग करने सीखना चाहिए, और सेल्समैन जो एक अच्छे होते हैं उनमें प्रोविंग की बहुत अच्छी कला होती है। प्रोविंग मतलब क्वेश्चन, प्रश्न करना। जब आप कोई प्रोडक्ट्स उन्हें दिखाएं, चाहे वो आपका प्लॉट हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपके वो फाइनेंशियल के प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट हो, चाहे एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, आप उनसे प्रश्न तो करें। आपने सब चीज़ उन्हें समझा दिया, अब उनसे प्रश्न करिए कि क्या आपने समझा कि हमारी कंपनी की स्टैंडर्ड क्या है, क्या है पॉलिसी? क्या आपने समझा कि हमने जो अभी आपको बताया, क्या इस प्रोडक्ट के बारे में आप विस्तार से बताएंगे कुछ सर कि आपने क्या समझा? और जब आप उनसे पूछते हैं तो अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, और वो महत्वपूर्ण है भी। फिर वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि उन्होंने कितना समझा। इसके अलावा उनसे ये भी पूछे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, सर आपकी प्राथमिकता क्या है। फिर आप उनको अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि उनकी नीड क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है, और फिर वो प्रोडक्ट उनकी प्राथमिकता को पूरा कर रहा है, ये आपकी समझ में आए। इसके अलावा आप उनसे उनकी राय भी लें कि आपके विचार से क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए, किस चीज़ की कमी है, क्या इसमें अच्छा है। फिर वो उत्तर देंगे। उसके अलावा अगर उनके चीज़ों से आपको लगता है कि कुछ चिंतित, कुछ सोच रहे हैं, तो आप बोलिए आपकी क्या कोई चिंता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कुछ सोच रहे हैं। इस तरह के प्रश्न करने के बाद फिर से जब आप इतनी चीज़ें उनसे सुन लेंगे तो आप उनसे पूछिए कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ, या आप सोचते हैं कि शायद आपकी प्राथमिकता ये है, और अगर ये आपकी प्राथमिकता है तो इस प्रोडक्ट के द्वारा तो पूरी हो रही है। जब आप इस तरह से संवाद करते हैं तो क्या होता है, ये उनको बहुत अधिक पसंद आता है। ये मोनोलॉग नहीं होता है कि हम सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं और सिर्फ आगे के लोग सुनते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेनर और ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए अगर अच्छा ट्रेनर बनने के लिए आपको, मैंने ज़िंदगी भर कहा कि आपको नए नए स्किल, नए नए अनुभव, नए नए अप्रोच, नए नए तरीके हमें ट्रेनर होने के लिए सीखने पड़ते हैं और सीखनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ भी हम जाते हैं, कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे जूनियर्स हैं, उनको ये भी जानना, मैंने पिछली बार भी कहा था कि कार्यस्थल जहाँ भी कार्य हो रहा है या फील्ड हो रहा है, तो वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, वो समस्याओं को भी ट्रेनर को जानना होगा। तभी तो ट्रेनिंग में उस चीज़ को रखेंगे कि इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है। और जब आप ट्रेनिंग में वास्तविक समस्याओं को, यानी जो भी फील्ड में समस्याएं उभरती हैं, बैरियर्स आती हैं, उनको जब आपने ट्रेनिंग के दौरान या संवाद के दौरान जब आप उसको उपस्थित करते हैं और उस पर बातें करते हैं, तो उनको और अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि ये डाउन टू अर्थ है, इसे मालूम है कि फील्ड में क्या होता है। तो कार्यस्थल पर होने जाने वाली समस्या भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जिन्हें आप बता रहे हैं उन्हें बहुत चैलेंजिंग काम करना पड़ता है, यानी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब तक एज ए ट्रेनर हम नहीं जानेंगे कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे उनका सामना होता है, तो हम उन्हें शायद उन्हें कुछ समाधान भी बता सकें और वो भी कुछ समाधान दे सकें। तो आपको नहीं लगता है कि ये ट्रेनर का रोल है? तो हमें अच्छा ट्रेनर बनने के लिए इन चुनौतियों का भी ध्यान होना चाहिए, और इस चुनौतियों के साथ साथ महत्वपूर्ण जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में भी उन्हें ट्रेन करना, ये बड़ा ही आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ साथ इश्यूज के लिए भी ट्रेनिंग को आप ट्रेन करें। तो ये जो है सो, और इस हर प्रश्न का उत्तर जब भी आप उनसे प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर या तो हाँ में मिलेगा या ना में मिलेगा, और वही आपको बताएगा कि आप किस दिशा में अग्रसर हैं और आपकी जो ट्रेनिंग है जिन्हें आप बता रहे हैं उन्होंने उनमें कितना समझ आया। ठीक है, तो फिर चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और विषय पर। तब तक के लिए हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, जय बोल।